आपको दुनिया के एक ऐसे जलमार्ग यानी वाटरवे के बारे में बताऊंगा जिसने समुद्री व्यापार को मौलिक रूप से बदल के रख दिया। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ पनामा नहर यानी पनामा कनाल के बारे में, जो कि सेंट्रल अमेरिका के देश पनामा देश के स्थल को काटते हुए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। एक बात आपको याद रखनी है कि जो कैरेबियन सागर है वो अटलांटिक का ही हिस्सा है, तो प्रशांत महासागर पहले कैरेबियन सागर से जुड़ता है और कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर से। ये नहर एक मानव निर्मित नहर है यानी कि मैन मेड कनाल है, और ये पनामा देश जो है, पनामा कंट्री जो है, उसकी जमीन को काटते हुए निकलती है। इसकी लंबाई अमूमन 80 से 82 किलोमीटर के बीच में है और इसकी चौड़ाई लगभग 90 से 100 मीटर के बीच में जाती है। इसकी न्यूनतम गहराई की बात करोगे तो लगभग 12 मीटर तक ये गहरी है। न्यूनतम गहराई की बात कर रहा हूँ, वैसे और भी गहरी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि ये जो प्रशांत महासागर है ये कुछ सेंटीमीटर तक ज्यादा ऊंचा है, मतलब इसका जल स्तर ज्यादा ऊंचा है बजाय कि अटलांटिक महासागर के। यही कारण है कि जब भी यहाँ से कोई जहाज इस नहर को पार करता है तो उसे एक लॉक सिस्टम से गुजरना पड़ता है। अब ये लॉक सिस्टम क्या है? लॉक सिस्टम एक तरीके की पानी की लिफ्ट होती है जिसमें जहाज जाता है। मान लो जहाज को ऊपर जाना है तो ये जो पूरा लिफ्ट है ये पानी से भरना शुरू हो जाएगा, जहाज ऊपर जाएगा और जहाज आगे बढ़ जाएगा। वहीं अगर जहाज को नीचे जाना होगा तो पानी धीरे धीरे खाली होगा, जहाज नीचे जाएगा और आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से लॉक सिस्टम काम करता है। इस नहर में जब भी जहाजों को पार करवाया जाता है तो लगभग 26 मीटर यानी कि 85 फीट तक ऊपर उठाया जाता है, उसके बाद नीचे ले जाया जाता है। इस तरीके से एक बहुत ही लंबे रास्ते को क्रॉस करके ये एक महासागर से दूसरे महासागर में पहुंचता है। अब देखो, जब भी इस लॉक सिस्टम में लिफ्ट में पानी भरा जाएगा और जहाज ऊपर जाएगा तो ये पानी कहीं से तो आएगा ही। तो ये पानी जो है बेसिकली 3 झीलों से आता है, मतलब आता है और जाता है। कौन कौन सी वो झीलें हैं? एक है गाटून झील, आप लोग देख सकते हो यहाँ मौजूद है। एक है अलाजुएला झील और एक है मिरा फ्लोरेस झील। इन्हीं झीलों से पानी भरता है और इन्हीं झीलों में पानी वापस छोड़ भी दिया जाता है और इस तरीके से ये लिफ्ट काम करती है। तो यहाँ 3 झीलों के नाम आपको याद रखने हैं, गाटून, अलाजुएला और मिरा फ्लोरेस। और 3 लॉक सिस्टम के नाम भी याद रखने हैं। 3 बड़े लॉक सिस्टम है, एक गाटून, एक मिरा फ्लोरेस और एक पेट्रोगल। अलग अलग याद रखना, झीलों के अलग और लॉक सिस्टम के अलग। लेकिन यहाँ एक चीज समझने लायक है कि इस लॉक सिस्टम की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं ये है कि अक्टूबर 2023 से यहाँ की औसतन वर्षा जो है वो 43% तक कम हो गई है। यही कारण है कि झीलों में पानी कम हो गया है। पानी कम होने की वजह से यहाँ पर पानी पूरा नहीं पड़ता है और यही कारण है कि जहाज ठीक तरीके से पार नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि 2023 के बाद से यहाँ के जहाज़ों की संख्या कम कर दी गई है। जितने भी जहाज यहाँ से इस नहर को पार करते हैं उनकी संख्या कम कर दी गई है। तो इस लिमिटेशन को आपको ध्यान में रखना है। अब जो कि पनामा नहर एक मैनमेड नहर है यानी कि मानव निर्मित नहर है, तो इसका इतिहास समझना जरूरी है। इसके इतिहास को आप 3 हिस्सों में समझ सकते हो, जिसमें सबसे पहले आता है पहला प्रयास। पहला प्रयास किया था फ्रांस ने। साल 1881 में फ्रांस के लोगों ने इसे बनाना शुरू किया था। इस काम का जिम्मा लिया था फर्डिनेंड डे लेसेप्स ने। ये वही आदमी है जिसने स्वेज नहर भी बनाई थी। इसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। फर्डिनेंड डे लेसेप्स बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने स्वेज नहर बनाई थी और उन्होंने ही सोचा था कि वो इस नहर को बना सकते हैं। लेकिन एक काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जंगल में बहुत सी बीमारियां फैल गई थी, जैसे कि मलेरिया और पीला बुखार, जिसकी वजह से लगभग 22,000 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसीलिए साल 1889 में इस काम को बंद कर दिया था फ्रांस ने। तो पहला जो प्रयास था फ्रांस का वो विफल हो गया था इसको बनाने का। दूसरे हिस्से में आता है अमेरिका का प्रयास। फ्रांस के हारने के बाद साल 1904 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस काम को अपने हाथ में लिया। इसे बनाने की देखरेख अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने की थी। इनका नाम आपने सुना होगा, काफी फेमस राष्ट्रपति रहे हैं ये। अमेरिका ने बहुत समझदारी से काम किया। उन्होंने बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए नए मेडिकल तरीके अपनाए। इसके अलावा साल 1903 में कोलंबिया से पनामा को आजाद होने में उन्होंने मदद की। मतलब पहले पनामा देश जो था वो गुलाम था, कोलंबिया का आजाद करवाया अमेरिका ने उसको। इसके बदले में साल 1903 में एक संधि हुई, हे बुनो वारेला संधि, इसका नाम याद रखना। इसके तहत पनामा ने अमेरिका को नहर बनाने का और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया। और आखिरकार 15 अगस्त 1914 को ये रास्ता जहाजों के लिए खोल दिया गया। तो पहली बार ये रास्ता कब खुला? 15 अगस्त 1914 को। इस तारीख को याद रख लेना। उस सदी का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का कमाल कहा जाता है इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने पूरा एक कॉन्टिनेंट काट के एक नहर बना दी। भले ही वो 80-82 किलोमीटर की थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद तीसरे हिस्से में आता है पनामा का कंट्रोल।
1914 में नहर तो खोल दी गई। 1914 से 1977 तक इस पर सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल था, लेकिन पनामा के जो लोग थे वो इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये उनकी ज़मीन है और इस पर उनका ही कंट्रोल होना चाहिए। यही कारण है कि 1977 में पनामा के एक नेता थे, ओमर टोरिजोस, और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, उनके बीच में एक समझौता हुआ कि भैया 31 दिसंबर 1999 को नहर का पूरा कंट्रोल पनामा को दे दिया जाएगा, पनामा कनाल अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि थोड़े बहुत काम थे जो अमेरिका को करने थे, और साइन भी करवाया होगा कि भाई हमारे जहाज यहाँ से गुजरने चाहिए, जो कि आज भी गुजर ही रहे हैं, लेकिन कंट्रोल पनामा के हाथ में होगा। अब आज की स्थिति ये है कि आज के अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनका कभी कभी विचार बनता है कि अमेरिका को इस नहर का कंट्रोल वापस ले लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि वो ये मानते हैं कि ये नहर उन्होंने पनामा को एज ए गिफ्ट दी थी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये उनकी ज़मीन है पनामा वालों की, तो गिफ्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपने निर्माण जरूर करवाया था, लेकिन अच्छे खासे सालों तक बिजनेस भी किया था, आज भी आप कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने काफ़ी कुछ कमा भी लिया इस जगह से। अब वो ज़मीन उनकी है, तो उन्हीं का कंट्रोल होना चाहिए। अब बात करें अगर पनामा नहर के आर्थिक महत्व के बारे में, और ये दुनिया के लिए खास क्यों है इसके बारे में, तो देखो इसमें समय और दूरी की बहुत बचत होती है। वो ऐसे कि इस नहर से जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न का बहुत लंबा और खतरनाक चक्कर नहीं लगाना पड़ता। ज़रा सोच के देखिए कि इतिहास में ये हो रहा था कि जो भी जहाज़ नॉर्थ अमेरिका से या यूरोप से निकलेगा, उसको साउथ अमेरिका से घूम के ही जाना पड़ेगा, या फिर वो रोड के रास्ते जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि ये नहर बनी तो एक बड़ा रास्ता जो चल रहा था वो बंद हो गया, मतलब उसका जो पूरा खर्चा था वो बच गया, पूरी दूरी थी वो बच गई। इससे क्या है, जहाज़ों का लगभग 12,600 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक का जो सफ़र था वो कम हो गया। यानी जो सफ़र 2 हफ्ते से ज़्यादा चलता था वो 8 से 13 घंटे के अंदर ही पूरा होने लगा। तो जाहिर सी बात है समय बहुत बचने लगा, जिससे व्यापार पर बहुत गहरा असर पड़ा। क्या असर पड़ा? 1914 में जब ये नहर खुली तब इससे 1000 जहाज गुजरते थे हर साल। आज की तारीख में ये संख्या 14,000 है, मतलब 14,000 जहाज यहाँ से गुजरते हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का सामान भी होता है, इसके अलावा अनाज भी होता है, और भी टाइप की चीज़ें होती है, तेल वगैरह। दुनिया के समुद्री व्यापार का लगभग 2.5 से 6% हिस्सा इसी नहर से होकर गुजरता है। पनामा कनाल अथॉरिटी के अनुसार नहर से गुजरने वाले 75% से ज़्यादा जहाज या तो अमेरिका से आते हैं या अमेरिका को जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रास्ता अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस नहर के बनने से पनामा और बाकी देशों को कई टाइप के फायदे होते हैं। पनामा की बात करोगे तो ये नहर पनामा के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि सरकार को हर साल जहाज़ों के आने जाने से जो फीस मिलती है वो $1 अरब से भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा पनामा की कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसी से आता है। लगभग 55,000 से ज़्यादा नौकरियां भी यहीं से मिली हुई हैं, और अगर पानी कम हो जाए तो सिर्फ जहाज़ों की दिक्कत नहीं होती है, बल्कि पनामा की कमाई पर भी असर पड़ता है। तो इसका मतलब इस नहर पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है पनामा देश। दूसरे देशों की बात करोगे तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच की दूरी कम हुई है, तो न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ ऐसे देश हैं, उनके लिए ये रास्ता इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनके व्यापार के लिए। इसके अलावा यूरोप के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और भारत के भी बहुत से जहाज यहाँ से गुजरते हैं। तो इसका महत्व सिर्फ पनामा के लिए ही नहीं है, बाकी देशों के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये हो जाती है पनामा नहर। आई होप आपको समझ में आई हो और ये पूरा रास्ता आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।